नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के क्लास में हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने टिश्यू के दो प्रकार एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू और इनके सभी प्रकारों को हमने एक एक करके डिस्कस किया। अब हमारा टिश्यू का केवल दो टॉपिक मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू बाकी है। तो चलिए आज की क्लास बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पेशीय ऊतक मतलब मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो हमारे शरीर में हम जो भी हरकत करते हैं, चाहे वो हाथ हिलाना हो, खाना निगलना हो या दिल का धड़कना, यह सब पेशीय ऊतक के वजह से ही संभव हो पाता है। मतलब हमारे बॉडी में जो भी हरकतें होती हैं या फिर हम करते हैं वो सब मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही संभव होता है। तो पेशीय ऊतक मतलब मस्कुलर टिश्यू में फैलने एवं संकुचन होने की क्षमता होती है। इसके आगे बात करें तो पेशीय ऊतक में मैट्रिक्स बहुत कम होने के कारण कोशिकाएं बहुत ही सघन होती है। मतलब पेशीय ऊतक मतलब मस्कुलर टिश्यू में मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण सेल बहुत ही सघन होती है। इस ऊतक में उत्तेजनशीलता, चालकता तथा लचीलापन का गुण भी होता है। अब बात करें उत्तेजनशीलता मतलब एक्स्टेबिलिटी, तो इसका मतलब होता है सक्रिय होना। जब भी हमारे शरीर को बाहर से कोई संकेत मिलता है, जैसे किसी ने सुई चुभाई या गर्म चीज छुई, तो हमारे ऊतक उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ही आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो आपकी कोशिकाएं तुरंत एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करती हैं। उसी को हम उत्तेजनशीलता कहते हैं। इसके बाद बात करें तो चालकता मतलब कंडक्टिविटी, तो इसका मतलब कंडक्ट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जब कोई कोशिका उत्तेजित हो जाती है तो वह उस बिजली के संकेत को अपने अंदर से आगे प्रवाहित करती है, जिसे हम चालकता कहते हैं। उसके बाद बात करें तो लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है बिना टूटे झुकने या मुड़ने की क्षमता। जैसे जब हम झुकते हैं या व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां और जोड़ों के ऊतक खिंचते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं, उसे ही हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करें तो कंकालीय ऊतक या फिर इसे ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, मतलब स्केलेटल या फिर वॉलेंट्री मसल। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये रहा हमारा स्केलेटल मसल। उसके बाद चिकनी पेशियां मतलब स्मूथ मसल। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये रहा हमारा स्मूथ मसल। इसके बाद कार्डियक मसल। तो बात करें स्केलेटल मसल की, तो ये हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। स्केलेटल मसल हड्डियों से जुड़ा होता है और चलने फिरने में मदद करता है। इसके बाद बात करें स्मूथ मसल की, तो ये हमारे बॉडी के भीतरी अंग जैसे हमारा पेट, आंत, रक्त वाहिनियाँ इत्यादि से जुड़ा होता है। ये अपने आप काम करती है, जैसे पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाना। इसके बाद बात करें तो कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल एक ऐसा मस्कुलर मसल है जो केवल हमारे हार्ट के दीवारों में पाया जाता है। तो चलिए हम इस मस्कुलर टिश्यू के तीनों प्रकार को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आता है कंकालीय पेशियाँ, जिसे हम ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। अब इसे ऐच्छिक पेशियाँ क्यों कहते हैं इसको हम आगे देखेंगे, जिसको हम इंग्लिश में स्केलेटल या फिर वॉलेंट्री मसल कहते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि स्केलेटल मसल जो है ये हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ होती हैं, जैसे हमारे बाइसेप्स से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्केलेटल मसल को। तो यह मसल हड्डी से जुड़ी होती है, इन्हें वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। वॉलेंट्री मसल मतलब होता है
ऐच्छिक मसल मतलब जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करे, तो उसे हम वॉलेंटरी मसल कहते हैं। इसके बाद बात करें तो यह बहुत से तंतुओं मतलब फाइबर से मिलकर बने होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। हमारा स्केलेटल मसल क्या चीज़ से बना होता है? तो बहुत से फाइबर से मिलकर बना होता है। इसके आगे बात करें तो प्रत्येक मांसपेशियां फाइबर बेलनाकार होती हैं। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा, स्केलेटल मसल बेलनाकार होता है और इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तक होती है। स्केलेटल मसल की लंबाई 35 सेंटीमीटर तक होती है। यह तंतु आपस में समानांतर होते हैं मतलब पैरेलल होते हैं। इन पेशीय तंतु पर हल्के एवं गहरे रंग की पट्टी दिखाई देती है, इसलिए इनको रेखीय पेशी भी कहा जाता है। मतलब स्केलेटल मसल के ऊपर हल्के एवं गहरे रंग की पट्टी दिखाई देती है, इसलिए इसे लाइनर मसल भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो प्रत्येक पेशी तंत्र संयोजी ऊतक के आवरण से ढके रहते हैं, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। इन पेशियों में हमारे इच्छा अनुसार संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन तथा प्रसारण मतलब ट्रांसमिशन की क्षमता होती है, जिससे हम शरीर में अनेक गतियां करते हैं। इसलिए इसे ऐच्छिक पेशियां मतलब वॉलेंटरी मसल भी कहा जाता है। जैसा कि हमने पीछे बात किया कि स्केलेटल मसल को वॉलेंटरी मसल भी कहते हैं, तो इसे वॉलेंटरी मसल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है, जिसके कारण हम शरीर में अनेक प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं, इसलिए इसे वॉलेंटरी मसल भी कहा जाता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो चिकनी पेशियां मतलब स्मूथ मसल, तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो यह पेशी दोनों किनारों पर पतली और बीच में मोटी होती है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि स्मूथ मसल बीच में चौड़ा है और दोनों किनारों पर पतला होता है। किनारों को हम टेंडन कहते हैं, जिसके द्वारा यह पेशियां हड्डी से जुड़ी होती हैं। ये जो किनारे वाला पार्ट है, ये हमारे बोन्स से जुड़ी हुई होती हैं, जिसे हम टेंडन कहते हैं। जैसा कि हमने पीछे बात किया कि टेंडन टिश्यू, तो जो बोन और मसल को जोड़ती है उसे हम टेंडन टिश्यू कहते हैं। स्मूथ मसल के किनारा वाला पार्ट बोन से जुड़ा होता है, जिसके कारण हम इसके किनारों को टेंडन कहते हैं। आगे बात करें तो कंकालीय पेशियों में दो तरह की पेशियां होती हैं। अंकुचनी मतलब फ्लेक्सर और प्रसारणी मतलब एक्सटेंसर, जो एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं। यह तुरंत संकुचित अथवा शिथिल हो जाती है। मतलब स्मूथ मसल जो है तुरंत सिकुड़ती है और तुरंत स्थिर हो जाती है। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इन पेशियों में पट्टियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसे अरेखित पेशियां कहते हैं। यह पेशियां चिकनी होती हैं तथा किसी आंतरिक अंग से जुड़ी होती हैं। जैसा कि हमने बात किया कि स्मूथ मसल हमारे बॉडी के आंतरिक अंगों से जुड़ी होती हैं और ये चिकनी होती हैं। इसके आगे बात करें तो आँख की पुतलियों को सिकुड़ना और फैलना, मूत्र का शीशन से बाहर निकलना, भोजन का आहार नाल में नीचे सरकना इन्हीं पेशियों की सहायता से होता है। मतलब हमारे आँख के पुतलियों का सिकुड़ना और फैलना तथा मूत्र का शीशन से बाहर निकलना, भोजन का आहार नाल से नीचे सरकना किसके वजह से होता है? तो स्मूथ मसल के वजह से होता है। इसके बाद इन्हें अनैच्छिक पेशियां मतलब इनवॉलेंटरी मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये पेशियां अपने इच्छा अनुसार काम करती हैं। जैसा कि हमने बात किया कि स्मूथ मसल को इनवॉलेंटरी मसल कहते हैं, क्योंकि स्मूथ मसल अपने इच्छा के अनुसार काम करती है। तो चलिए इसके बाद हम कार्डियक मसल को समझते हैं। तो ये रहा हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की बात करें तो हृदय पेशियां, जैसा कि हमने बात किया कि कार्डियक मसल हमारे हार्ट के दीवारों में पाई जाती हैं, इसके अलावा ये कहीं नहीं पाई जाती, जिसके कारण इसे हम कार्डियक मसल कहते हैं। हृदय पेशियां की क्रियाएं भी अनैच्छिक होती हैं।
जैसा कि हमने बात किया कि स्मूथ मसल, चिकनी पेशियाँ अनैच्छिक होती हैं, मतलब इनवॉलेंट्री होती हैं, क्योंकि वो अपने इच्छा के अनुसार काम करती हैं। वैसे ही कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री मसल है, क्योंकि यह अपने इच्छा के अनुसार काम करता है। जैसा कि हमने बात किया कि कार्डियक मसल अपने इच्छा के अनुसार काम करती है। इसमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है, जिसके कारण ये हमारे बॉडी में जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये काम करती है, जो कि कभी नहीं थकती। ये पेशियां गर्म वातावरण में अधिक बल से संकुचित होती हैं, जबकि ठंडे वातावरण में संकुचित शक्ति कम हो जाती है। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले स्केलेटल मसल को देखा, जो कि हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। इसके बाद हमने स्मूथ मसल को समझा और उसके बाद हमने कार्डियक मसल को देखा। तो दोस्तों, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, तो इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हें याद रखने के लिए आप बस इतना याद रखिए कि जो आपकी बात माने, मतलब जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करे, उसे हम स्केलेटल मसल कहते हैं, और जो अपने मर्जी से काम करे उसे हम स्मूथ मसल कहते हैं, और जो कभी न थके और सिर्फ दिल में रहे उसे हम कार्डियक मसल कहते हैं। तो अब इसके बाद हम टिश्यू के सबसे आखिरी भाग नर्वस टिश्यू को देखते हैं। अब हम उस ऊतक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे शरीर का मास्टर है। जैसे एक कंप्यूटर को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सीपीयू की। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी को चलाने के लिए नर्वस टिश्यू की ज़रूरत होती है। नर्वस टिश्यू की बात करें तो यह हमारे दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नसों का निर्माण करता है। तो चलिए हम नर्वस टिश्यू को समझते हैं। तंत्रिका ऊतक मतलब नर्वस टिश्यू बॉडी के इनसाइड एंड आउटसाइड उद्दीपनों मतलब स्टिमुलेशन को ग्रहण करता है और शरीर की एक्टिविटी को रेगुलर रखता है, जिसमें शरीर आंतरिक और बाह्य वातावरण में होने वाला चेंज के प्रति अनुकूल मतलब फ्रेंडली हो जाए। तो नर्वस टिश्यू हमारे बॉडी को आंतरिक वातावरण एवं बाह्य वातावरण को मेंटेन करके रखता है। इसके आगे बात करें तो नर्वस टिश्यू आपस में एक विशेष संयोजी ऊतक द्वारा आपस में बंधी होती है, जिसे तंत्रिका बंध कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी में नर्वस टिश्यू एक विशेष कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा कनेक्ट रहता है, जिसे हम तंत्रिका बंध कहते हैं। नर्वस टिश्यू सिर्फ एक तरह के कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता। तो किस किस कोशिकाओं से मिलकर हमारा नर्वस टिश्यू बनता है, चलिए हम इसको आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया कि नर्वस टिश्यू सिर्फ एक कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है। तो नर्वस टिश्यू किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो पहला न्यूरॉन्स और दूसरा न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स की बात करें तो ये मुख्य कामकाजी कोशिकाएं हैं जो संदेश भेजती हैं, ये दोबारा नहीं बनती। इसके बाद बात करें तो न्यूरोग्लिया, ये सपोर्टिंग कोशिकाएं हैं, मतलब कनेक्टिव कोशिकाएं हैं। ये न्यूरॉन को खाना खिलाती हैं एवं उनकी सुरक्षा करती हैं और उन्हें अपनी जगह पर बनाए रखती हैं। तो ये रहा हमारा न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया, जिससे मिलकर हमारा नर्वस टिश्यू बनता है। तो अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन की संरचना को। एक्सोन का काम क्या होता है? तो एक्सोन सिग्नल को सेल बॉडी से दूर ले जाकर दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशियों तक पहुंचाता है। संदेश हमेशा सेल बॉडी, ये रहा हमारा सेल बॉडी, जो कि न्यूरॉन का ब्रेन होता है। तो एक्सोन क्या करता है कि संदेश को सेल बॉडी से टर्मिनल्स, ये रहा हमारा एक्सोन टर्मिनल्स, एक्सोन मैसेज को सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ ले जाता है।
जो कि एक ही दिशा में चलता है, सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल्स की तरफ। अब बात करें डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो है ये छोटी और बहुत सारी शाखाओं वाली संरचनाएं होती हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ जैसी संरचनाएं हैं जिनसे मिलकर डेंड्राइट्स बनते हैं। ये हमारे सेल बॉडी से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ येलो कलर का एरिया दिख रहा है, ये हमारा सेल बॉडी हो गया, जिससे डेंड्राइट्स चारों तरफ से जुड़े हुए रहते हैं। तो चलिए न्यूरॉन के इन सभी पार्टों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करें तो सेल बॉडी मतलब कोशिका काय। तंत्रिका उत्तक कोशिका न्यूरॉन में एक बड़ा तथा अनियमित आकार का कोशिका काय होता है। इसके मध्य मतलब इसके बीच में केंद्रक तथा बाहर कणिकामय कोशिका द्रव्य होता है तथा इसमें छोटे छोटे प्रवर्ध मतलब प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स तथा एक्सॉन कहा जाता है। इसके द्वारा तंत्रिका आवेग कोशिका काय तक पहुँचते हैं तथा बाहर निकालते हैं। जैसा कि हमने सेल बॉडी की बात की कि इसमें न्यूक्लियस होता है। सेल बॉडी के बीच में न्यूक्लियस होता है और यह मैसेज को प्रोसेस करता है। सेल बॉडी जो है न्यूरॉन का दिमाग होता है। सेल बॉडी जो है डेंड्राइट से आने वाले सभी संकेतों को जोड़कर उन्हें एक्सॉन की तरफ बढ़ाता है। अब इसके आगे बात करें प्रोसेसेस मतलब प्रवर्ध। तंत्रिका कोशिका की सेल बॉडी से दो प्रकार के तंतु मतलब फाइबर निकलते हैं जो कोशिका काय मतलब सेल बॉडी के प्रकार होते हैं। मस्तिष्क में ग्रे मैटर से नीचे का तथा सुषुम्ना का घूसर द्रव्य से बाहर का भाग सफ़ेद होता है जिसे श्वेत द्रव्य कहा जाता है। कोशिका काय दोनों प्रकार के तंतु श्वेत द्रव्य का निर्माण करते हैं, अर्थात ये मस्तिष्क के गहराई में तथा सुषुम्ना के बाहर की ओर श्वेत द्रव्य में पाए जाते हैं। मस्तिष्क एवं सुषुम्ना से बाहर इन्हें तंत्रिका तंतु नर्व फाइबर्स कहा जाता है। अब इसके आगे बात करें तो एक्सॉन। जैसा कि हमने बात किया कि इसका मुख्य काम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेल बॉडी से दूर ले जाकर उन्हें दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशी तक पहुंचाना है, जिसमें संदेश हमेशा सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल्स की ओर एक दिशा में चलता है। तो एक्सॉन तंत्रिका कोशिकाओं से निकलने वाला एक प्रवर्ध मतलब प्रोसेस है जो कोशिका काय से आवेग को दूर ले जाता है। एक्सॉन से ही विशेष रूप से तंत्रिका तंतु बनते हैं तथा इसका बाहरी आवरण एक्सोलेमा कहलाता है। यह कोशिका काय के कोशिका द्रव्य के प्रसार को बंद किए होता है। अब इसके आगे बात करें तो डेंड्राइट्स मतलब पार्श्वतंतु। पार्श्वतंतु को हमने स्ट्रक्चर में बात किया कि ये पेड़ की शाखाओं के जैसे होते हैं जो संदेश को पकड़कर सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं। तो यह नर्व सेल तंत्रिका कोशिका के जीव द्रव्य में तंतु के समान शाखाओं में विभाजित रहती हैं तथा जल के सदृश रचना बनाती है जिसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये कोशिका काय से निकलने वाले संख्या में कई एक्सॉन से बहुत छोटे तथा कई शाखाओं में विभाजित तंत्रिका तंतु होते हैं जो आवेगों मतलब इम्पल्स को ग्रहण कर कोशिका काय तक पहुंचाते हैं एवं यह तंत्रिका कोशिकाओं के पार्श्वतंतु से संयुक्त होकर साइनस्पेस बना लेते हैं। विशिष्ट संवेदी ग्राही अंगों में इनका अंत होता है जैसे त्वचा में। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो नर्वस टिश्यू बाहर की दुनिया को महसूस करना है एवं दिमाग द्वारा उस जानकारी को समझना है और प्रतिक्रिया देना है। जैसे गर्म पानी के कप को छूते ही हमारा दिमाग तुरंत हाथ पीछे हटाने के लिए सिग्नल देता है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका मतलब लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होती है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम सबसे पहले
मस्कुलर टिश्यू को देखा। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल, जिनको हमने एक एक करके समझा। उसके बाद हमने न्यूरॉन टिश्यू को देखा। अब इसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। देखिए, नर्सिंग क्षेत्र में हमें इन टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह टर्मिनोलॉजी हमें आगे बहुत मदद करते हैं। सबसे पहले बात करें तो एपोन्यूरोसिस, ये पेशियों को उच्च अस्थि या अन्य ऊतकों से जोड़ती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन पतली झिल्ली कोशिका के बाहर चारों तरफ स्थित होती है। उसके बाद साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी में हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद बात करें तो साइटोप्लाज्म, कोशिकाओं के बाहर के समस्त भागों को कोशिका द्रव्य कहा जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब बात करें डीएनए, तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यह कोशिका द्रव्य में विद्यमान कलामय नलिकाओं के जाल के समान होते हैं। इसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो ये ग्रंथियां अपना श्रावण नलिकाओं द्वारा त्याग करती हैं। अब इसके आगे बात करें तो ग्लैंड्स, वे सभी संरचनाएं जो किसी भी प्रकार का स्राव करती हों, जैसे एक्सोक्राइन एवं एंडोक्राइन। इसके बाद लाइसोसोम, ये साइटोप्लाज्म में अंडाकार या गोल संरचनाएं होती हैं, इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। इसके बाद बात करें तो माइक्रोफिलामेंट, कोशिका द्रव्य में रॉड के आकार की प्रोटीन सिवनी संरचना होती है, जिसे हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। इसके बाद बात करें तो माइटोसिस, दैहिक कोशिकाओं का एक प्रकार का कोशिका विभाजन है, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। मेयोसिस की बात करें तो इसमें प्रजनन कोशिकाओं में 2 क्रमबद्ध विभाजन के बाद 4 संतति कोशिकाएं बनती है, जो कि हमने माइटोसिस और मेयोसिस को सेल डिवीजन में अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद बात करें तो म्यूकस सेल, यह श्लेष्मा का स्राव करती है। इसके बाद म्यूकस, तो गॉलब्लैडर कोशिकाओं से स्रावित होने वाला चिपचिपा तरल को हम म्यूकस कहते हैं। अब इसके आगे बात करें तो न्यूरॉन, यह तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन है, तो न्यूरॉन। अब राइबोसोम की बात करें तो यह राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होता है, जो समस्त साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। टिश्यू की बात करें तो कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कहते हैं, मतलब ऊतक कहते हैं। क्रोमोसोम की बात करें तो केंद्रक के भीतर केंद्र द्रव्य के धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। टेंडन्स की बात करें, पेशियों के किनारे का भाग, जिसे हम कंडराए कहते हैं, जो कि मसल और हड्डियों को जोड़ता है, उसे हम टेंडन कहते हैं, मतलब इसको हिंदी में कंडराए कहते हैं। आरएनए की बात करें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जेरोंटोलॉजी की बात करें तो इसमें वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी। तो आज के क्लास में हमारा सेल और टिश्यू कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम ब्लड को एकदम आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आया तो लाइक करें एवं इसे अपने नर्सिंग ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको टिश्यू से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। इस क्लास का पूरा नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक ब्लड के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।